वेलकम यू ऑल। मैं शिवांगी सिंह आपका डिलाइट आईएएस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, आज मेरी पीपीटी थोड़ी करप्ट हो गई तो मैं आपको पीडीएफ से डायरेक्ट पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि भारतीय समाज चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, भारतीय समाज एनसीईआरटी 12th का, ठीक है। इसका नाम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता और परिवर्तन। इस चैप्टर में क्या है कि जाति के बारे में पढ़ेंगे, जनजाति के बारे में और परिवार के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्ट नंबर 1 में हम जाति के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम उसके बाद में जनजाति और परिवार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जाति हमारे अतीत का हिस्सा ही सिर्फ नहीं थी, हमारे आज का भी ना एक अभिन्न अंग है, ठीक है। अतीत की जातियां और वर्तमान की जातियां आपस में किस तरीके से समान है, इस बात का उत्तर हम इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो फिर क्या देखते हैं कि अतीत में जाति कैसे थी। देखिए अतीत में जो अंग्रेजी शब्द ये कास्ट है, कास्ट कहाँ से आया था, पुर्तगाली शब्द कास्टा से आया है, जिसका मतलब होता है विशुद्ध नस्ल, ठीक है। तो क्या हुआ कि आप जो भारतीय समाज है, भारतीय भाषाओं में जब कास्ट के बारे में बात करते हैं तो वो वर्ण और जाति से मिल करके बनी होती है। तो हमारे भारत में क्या है, 4 प्रकार के वर्णों का विभाजन है। ब्राह्मण जो पुरोहित थे, क्षत्रिय जो योद्धा थे, और वैश्य जो आपके कौन थे, आपके ये व्यवसायिक थे, और शूद्र जो सबसे निम्न जाति के होते थे, ठीक है। और इनके अलावा एक 5वीं श्रेणी भी माना जाता है जो इस विभाजन का में नहीं शामिल होती। वो कौन सी है 5वीं श्रेणी, जाति बहिष्कृत श्रेणी। जैसे विदेशी हैं या दास हैं, युद्ध में पराजित लोग हैं व अन्य लोग हैं, ये सब लोग 5वीं श्रेणी के माने जाते हैं। माना कैसे जाता है कि वर्णों का कब से वर्गीकरण शुरू हुआ, 3000 साल पुराना माना जाता है। वैदिक काल में माना जाता था फ्रेंड्स की जाति व्यवस्था में 4 तरीके के विभाजन होते हैं, यही वाले। लेकिन ये बहुत कठोर नहीं थी जाति व्यवस्था वैदिक काल में। वैदिक काल में क्या थी कि जन्म से निर्धारित नहीं होती थी, बल्कि वर्ग से यानी व्यवसाय से निर्धारित होती थी। आपके स्थान परिवर्तन उस टाइम पे संभव था, संभव ही नहीं था बल्कि एकदम इजी सामान्य था, ठीक है। वैदिक काल का क्या मतलब है, क्या कह रहे हैं कि वैदिक उत्तर वैदिक काल आते टाइम तक ये जो व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था, ये और कठोर हो गई थी। और हम जानते हैं कि औपनिवेशिक काल जब आया था उसके आगे आते आते तो ये व्यवस्था और भी ज्यादा कठिन हो चुकी थी, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ था कि जनगणना भाई होने लगी थी, है ना। तो जनगणना किसके अधिकार पे होने लगी थी, आपको जातीय स्तर पे होने लगी थी। तो जाति की जो व्यवस्था थी वो और ज्यादा उसकी जड़ें मजबूत हो गई थी। और हम देखते हैं कि जाति की सामान्य विशेषताएं, देखिए हमने याद होगा आपको एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 में घुर्रे जी, सदाशिव घुर्रे जी की भी जाति की कुछ विशेषताएं उन्होंने बताई थी, 6 विशेषताएं। आपको क्या याद है, अगर नहीं याद है तो आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। तो उसी तरीके से इसकी भी कुछ सिमिलैरिटीज में विशेषताएं हैं कि भाई जो जाति होती है वो जन्म से निर्धारित होती है, ठीक है। इसमें ना कोई ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी और को बदल सकते हैं या चुन सकते हैं कोई और जाति, या छोड़ सकते हैं। हाँ ये जरूर है कि आपको एक जाति से निकाला जा सकता है कई बार, है ना। जाति में विवाह संबंधी एक कठोर नियम होते हैं, यानी कि आपको उसी जाति समुदाय में विवाह करना होगा। भोजन संबंधी नियम होते हैं, किस प्रकार का प्रत्येक अलग अलग जाति में अलग अलग प्रकार का भोजन बनता है, आप किसके साथ खा सकते हैं किसके साथ नहीं खा सकते हैं, ये निर्भर करता है। जाति में अधिक्रमित स्थिति भी होती है, यानी कि हर एक व्यक्ति की अपनी एक जाति है ना। तो उसका हर एक जाति के अधिक्रम में अपना एक स्पेसिफिक स्थान भी है। तो ये उसकी बात कर रहा है। जाति में ना उप विभाजन की बात करता है। हम देखते हैं ना कैटेगरी में सब कैटेगरी होता है, फिर सब कैटेगरी भी सब कैटेगरीज होती है, यानी ये खंडीय विभाजन होता है जो जातियों के अनुसार व्यवसाय जाति में होता है, यानी वंशानुगत होता है। आपने देखा है ना कि जो पुरोहित है वो उनके बच्चे भी पुरोहित ही रह रहे हैं, जो शूद्र है उनके बच्चे भी शूद्र रह रहे हैं, उनका काम भी कुछ वैसे ही रह रहे हैं। पुरोहित का बच्चा ही फिर बाद में जाकर के आपका मतलब ज्ञान वेद वगैरह सब कुछ पढ़ा रहा है ना। तो वो हायरार्की जो है, वो जो चेंजमेंट्स आ रहे हैं वो वंशानुगत हो रहे हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है कि कर्मकांड व धार्मिक दृष्टि से हम बात करें तो जो उच्च जातियां हैं वो कौन सी, शुद्ध जातियां जो है वही उच्च जातियां हैं, और जो अशुद्ध जातियां हैं वो निम्न जातियां हैं। अगर सामाजिक स्तर की बात करें तो सामाजिक स्तर में किसे उच्च माना जा रहा है, जिसके पास भौतिक शक्ति है। भौतिक शक्ति मतलब आर्थिक व सैन्य शक्ति जिसके पास है वो उच्च है, और जिनके पास नहीं है वो निम्न है, यानी कि जो पराजित हो जाते थे अक्सर युद्ध वगैरह में। अच्छा, इन सब चीजों का एक देखिए ना कंक्लूजन निकल रहा है, क्या कि जो निम्न जाति है ना वो कभी न समाप्त होने वाले एक जीवन को जीने के लिए दंडित हो चुकी हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी स्थिति को बदलना ही एकदम असंभव सा हो रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है कि जैसे कि उच्च जाति जो उस स्तर के लायक भी नहीं है लेकिन उच्च जाति के हैं, वो इसलिए वो उस स्तर को जी रहे हैं, और जो निम्न जाति के लोग हैं जो उस स्तर के लायक है लेकिन फिर भी उस जीवन को वो नहीं जी पा रहे हैं, ठीक है। ये एक स्थिति आ रही है ना, तो वो चीजें हैं। लेकिन इन सभी स्थिति में हम देखें, और एक चीज और भी, जैसे कि
ये भी मानेंगे कि जैसे कि जो जातिगत है ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि आपका एक अपना धर्म ग्रंथ है ना, सबका अपना अपना एक धर्म ग्रंथ है जिसमें अपने अलग अलग नियम है। वो क्या कर रहे हैं कि आपको अन्य जो जाति है उनमें मिश्रित होने से बचा रहे हैं। कैसे? जैसे अलग अलग सबका शादी होता है, सबका रिवाज है, खान पान अलग अलग, सबकी अलग अलग व्यवस्था है ना, तो सब सब असमान है। मतलब इसमें क्या है, एक दूसरे को आपसे अपेक्षा ये भी की जाती है कि आप सहयोग भी एक दूसरे से करें और एक दूसरे से क्या करें, प्रतिस्पर्धा भी ना करें। ठीक है, यानी कहने का है कि हर जाति का अपना एक स्थान तय है। ठीक है, और वो ना दूसरी जाति को वो स्थान नहीं दे सकता है या वो स्थान नहीं ले सकता है। ठीक है, और हम क्या देखेंगे कि इन सब में क्या हो रहा है ना कि आपका एक अपना ये देखिए कि जब इतने सारे शोषण हो रहा है तो उनमें कुछ कुछ ऐसे पर्सनालिटीज भी हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे गोविंदराव फुले जी हैं, इन्होंने क्या किया है कि अपना शुद्ध सत्य शोधक समाज की स्थापना की है। ठीक है, ये न्याय के लिए काम करते थे। ये जो शोधक समाज था ये न्याय के लिए काम करता था, छुआछूत का विरोध करा इन्होंने। सावित्रीबाई फुले जी जो है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इन्होंने देखिए, ये देखिए इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने पहली महिला विश्वविद्यालय जो है उसकी प्रधान अध्यापिका जी रही हैं। किसान और मजदूरों के लिए रात्रि के समय इन्होंने विद्यालयों की शुरुआत की है। पेरियार जी क्या कहते हैं, इन्होंने भी कहा व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है ये, जाति व्यवस्था और ये सब चीजों, उन्हें स्वतंत्रता और समानता का आनंद लेने का पूरा अधिकार है, सभी मनुष्य क्या है, बराबर है, इन्होंने कहा। और आगे देखिए कि क्या हुआ, अभी हमने आपको बताया ना कि जनगणना के जब औपनिवेशिक काल आया, यानी कि क्या हुआ कि जब आपका पास कॉलोनियल सिस्टम चल रहे थे, अंग्रेज आ गए थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जाति की जनगणना शुरू हो गई, जाति आधारित जनगणना शुरू हो गई। 1909 में रॉबर्ट रिजले और द्वारा जनजाति के सामाजिक अधिक्रम पर जनगणना शुरू की, है ना। तो जनगणना के आधार पर चीजें जानी जाने लगी जाति को। तो क्या हुआ, ये हम पहले भी बता चुके हैं लास्ट चैप्टर में, 1860 में शुरू हुआ था जनगणना और 1881 में क्या हुआ था, हर 10 साल में शुरू हो गया था नियमित रूप से। ये अक्सर पीटीज वगैरह में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो जनगणना क्या हुआ कि अभी तक क्या था कि उनकी जो भी अधिकार थे सब वो चल रहे थे, लेकिन जब जनगणना आई तो जाति आधारित जो अधिकार थे उनको वैध कर दिया गया, लीगल कर दिया गया। मतलब जैसे भू राजस्व व्यवस्थाएं और कानून ले आए जिन्होंने उच्च जातियों के जो रूढ़िगत अधिकार थे उनको लीगल कर दिया। का पहले सामंती वर्ग जो थे उनको जो है जमीन का मालिक बना दिया गया, है ना, जैसे रैयतवाड़ी और ये जमींदारी व्यवस्था सब आ गई थी ना। तो अब क्या हुआ कि वो राजस्व लेने लगे, वो उपज वगैरह लेने लगे, और क्या हुआ कि जो अस्पृश्य यानी कि जो अछूत जनजातियां थी वो अनुसूचित जनजाति कहने लगी। कब से कहलाई थी ये, 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था ना, जिसमें सबसे पहले हमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्द यूज किया था। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा था, इसके साथ साथ कुछ अच्छे कार्य भी हो रहे थे, जैसे कि उपनिवेशवाद का भाई अच्छा प्रभाव भी पड़ रहा था ना, दलित वर्ग के कल्याण में भी रुचि जगने लगी, और बहुत सारे ऐसे काम होने लगे जी कि हमें अनुसूचित जाति जनजाति की ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसे भी कार्य होने लगे, है ना। तो इन समय जब जातीय जनगणना हो गई ना, तो क्या हुआ कि उनके किसका उत्थान की जरूरत है, कौन सप्रेस है, क्या चीजें, इसकी ओर सबका ध्यान जाने लगा। इसमें बड़े बड़े जो ये नेता लोग थे, ये कार्य करने लगे, इन्होंने एंट्री ले ली, है ना। तो कैसे क्या हुआ देखिए कि इसमें क्या हुआ कि जाति का आज हम जो समकालीन रूप देखते हैं, जब हम आज का रूप देखते हैं, तो वो कैसे आया था कि जो पश्चिमी भारत था, ठीक है, जो पश्चिमी भारत था उसमें तो ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब अम्बेडकर जी, और दक्षिण में ये अय्याकाली जी और श्री नारायण गुरु जी और पेरियार जी इस दिशा में कार्य कर रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ में आप ये देखिए कि जो भीमराव अम्बेडकर जी, बड़े कुछ छोटी जाति के लोग और कुछ बड़ी जाति के लोग, है ना, ये लोग आपस में मिले और मिल करके निम्न जातियों के उत्थान के लिए कार्य करना शुरू किया। कैसे शुरू किया इन्होंने, जो उत्थान के लिए कई आंदोलन चलाए, इन्होंने अनटचेबिलिटी के एबोलिशन के खिलाफ आंदोलन वगैरह किए, है ना। ये देखिए छुआछूत के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने, तो क्या हुआ कि उच्च जातियों को कहीं ना कहीं एक डर लगने लगा कि उनका कहीं ना कहीं उनके हितों की ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो महात्मा गांधी जी ने निम्न जातियों के उत्थान के साथ साथ उच्च जातियों को भी ये भरोसा दिलाया कि उनके हितों का ध्यान भी रखा जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि इन सब चीजों के आधार पे, जैसे ये सारी चीजें तो जो भी हो रही थी, तो इसमें कुछ उपनिवेश आने की वजह से कुछ अच्छे कार्य भी तो हो रहे थे ना, उसका अच्छा प्रभाव भी तो पड़ रहा था ना। तो उसका अच्छा प्रभाव क्या पड़ रहा था, जो उच्च निम्न जातियों के लिए समान आधार पर प्रतियोगिता शुरू हो गई थी। हालांकि अनुसूचित जाति और जाति के लिए आरक्षण तो किया गया था,
नगरीकरण आ गया था। नगरीकरण मतलब उद्योग आ गया, उद्योग आ गया तो अब क्या हुआ कि स्किल के आधार पे हम लोगों को वहां पे ऑक्यूपाई करने लगे, है ना। तो क्या हुआ, जाति भेदभाव क्या होने लगा, कम होने लगा। गांव की अपेक्षा कम होने लगा शहर में, लेकिन शहर में अभी भी अवेलेबल था, पर फिर भी कम होने लगा। और इसमें जाति आधारित, जब हमने जनगणना लिया है जाति आधारित, तो कई कई राजनीतिक दलों का भी उदय हो गया, है ना। आज हम देखते हैं कई स्पेसिफिक ऐसी पार्टीज हैं हमारे यहाँ देश में जो स्पेसिफिक कास्ट को लेकर के चलती हैं, स्पेसिफिक कास्ट को ही प्रमोट करती हैं, होता है ना ये चीजें। तो फिर अब इन सब चीजों में क्या हुआ कि देखिए, इन सब की वजह से आपका यहाँ पे देखिए एक भाईचारे का भेदभाव तो आया ही, मतलब जो भाईचारे का एक दूसरे के लिए भाव था वो तो था ही, लेकिन जातीय आधार पर क्या हुआ, मत पाने की होड़ लग गई। ठीक है, और कहते हैं एम श्रीनिवास जी ने भी अपना इसमें एक कोटेशन दिया है, अपनी कुछ संकल्पनाएं दो दी हैं। उन्होंने कहा है कि जो जाति का अब का प्रेजेंट का जो रूप आ रहा था, समकालीन रूप आ रहा था, उसमें दो चीजें बहुत स्पेसिफिक रूप में कार्य कर रही थी, एक संस्कृतिकरण, दूसरा प्रबल जाति। संस्कृतिकरण मतलब जो निम्न जातियां थी वो उच्च जातियों के रीति रिवाजों को मान करके उसको अपनाने लगी थी, उनका संस्कृतिकरण होने लगा था। जैसे कि निम्न जाति के जो लोग थे वो उच्च जाति ब्राह्मण वगैरह को देख के उनके शादी के रीति रिवाज इन सबको अपनाने लगे थे। प्रबल जातियां कौन थी, जो मध्यम वर्गीय जातियां थी, जो भूमि अधिकार को पा चुकी थी, भूमि अधिकार जिन्हें मिल गया था, जिनके पास राजनीतिक शक्ति भी हो गई थी, तो वो क्या हो गई, प्रबल जातियां हो गई। जैसे कि यूपी के यादव हैं, यूपी के जाट हैं, गुजरात के पाटीदार हैं, कर्नाटक के वोकलिंग वगैरह हैं, समझ आ रहा है। तो इन सब की वजह से क्या होने लगा, जो उच्च जाति निम्न जाति के जो बीच का अंतर था वो धीमे धीमे कम होने लगा, ये पास में होने लगी। ठीक है, लेकिन आज भी जानते हैं कि हम जो जाति संस्था है वो बहुत स्पेसिफिक रूप में कार्य करती है। अब कहीं ना कहीं उच्च जाति का जो रूप है वो बदल रहा है, और निम्न जाति का रूप उसको इंपॉर्टेंस के रूप में ज्यादा हम देते जा रहे हैं, है ना। और आज की जनजाति संस्था का यही सब चीजें केंद्रीय पक्ष के रूप में कार्य कर रहा है। तो ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, और इसके बाद में हम जनजातीय और परिवार के बारे में नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू।